हेलो फ्रेंड्स। आज से हम पॉलिटी पढ़ेंगे। महेश वर्डवाल सर की जो एनसीईआरटी पर आधारित पुस्तक आई है नई वाली, उसको कवर करेंगे। एक वीडियो में एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। टॉपिक वाइज हम पूरी पॉलिटी को प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। फ्रेंड्स, यह बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि पेपर में सभी प्रश्न, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, एनसीईआरटी पुस्तक से ही आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम। आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी। फ्रेंड्स, कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में। तो और कब की गई थी? 1774 में। तो प्रश्न आए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो हम क्या बताएंगे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। कब? 74 में, उसके अगले वर्ष। और कहाँ? तो कलकत्ता में। चलिए आगे देखते हैं। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार भारतीयों को, यहाँ पे अब भारतीय भी भारत के प्रशासन में भाग लेंगे, वो अधिकार किस अधिनियम में दिए गए? तो 1833 के अधिनियम के द्वारा। इसका अर्थ यह है कि कुछ भारतीयों को भारत के प्रशासन में भी भाग लेने का अधिकार दे दिया गया है। तो ये 1833 के एक्ट के द्वारा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय विधान परिषद को, यहाँ विधान परिषद की बात की गई है, बजट पर बहस करने की शक्ति, और किसकी बात की गई है? बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त की गई है? तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो फ्रेंड्स, किस अधिनियम के द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। तो कभी भी ये प्रश्न आए कि बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीयों को किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ, तो आप क्या बताएंगे? 1892 का अधिनियम। आगे देखते हैं। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? यहाँ पे देखिए, कई बातें आप ध्यान रखेंगे। यहाँ केंद्रीय विधानमंडल की बात हो रही है, उसके द्विसदनीय बनाने की बात हो रही है। तो किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो और ये द्विसदनीय क्या होता है, पहले आप थोड़ा सा इसको जान लीजिए। जैसे आज हम लोग देखते हैं, संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो 1919 से पहले केवल केंद्रीय विधानमंडल एक सदनीय था, तो नाम उसका तब लोकसभा या राज्यसभा नहीं था, केंद्रीय विधानमंडल था जो एक सदनीय था। 1919 में एक केंद्रीय विधान परिषद बनाया गया, और वो कब किया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, यहाँ पे अध्यादेश की बात की गई है, आप लोग इस बात को ध्यान से दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? आज हम आगे पढ़ेंगे कि आज जो आर्टिकल 123 है, 123, उसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई है। तो किस अधिनियम के तहत प्रेरित है? तो फ्रेंड्स, भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। प्रेरित का अर्थ क्या हुआ? जैसे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि मूल अधिकार किस अधिनियम से प्रेरित है, या फिर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, तो वैसे ही जो अध्यादेश जारी करने का अधिनियम है वो 1935 का है। फिर चलिए आगे देखते हैं। भारत का संवैधानिक विकास ये 2 चरणों में हुआ। ये सब लिखित रूप से ही है, वास्तव में तो सेम ही व्यवस्था थी, लेकिन 2 चरणों में इसको करके पढ़ा जाता है, और ऑफिशियली ऐसे ही शासन भी चला है, वास्तविक रूप से चाहे जो हो। तो देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कुछ अधिनियम आए और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कुछ अधिनियम आए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से आए? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग का अर्थ क्या हुआ? कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 में अधिनियम लाया गया। फिर
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। इस नाम का अर्थ क्या हुआ कि पिट्स, विलियम पिट उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। फ्रेंड, फिर 4 चार्टर एक्ट आए हैं। कौन कौन से? पहला चार्टर 1793 में आया। चार्टर का अर्थ क्या हुआ? अधिकार एक तरह का था कि आपको कुछ वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ, उस समय लगभग ब्रिटेन से पूर्व में स्थित क्षेत्रों को पूर्वी देश कहा जाता था। तो चार्टर का अर्थ क्या हुआ कि अधिकार एक तरीके का। तो कुछ वर्षों के लिए, पहले 20 वर्षों के लिए था, इसके बाद आगे बढ़ाया गया, फिर अलग अलग अधिनियम आए तो 20-20 वर्षों के लिए आने के लिए प्रावधान किया गया कि प्रत्येक 20 वर्ष पे एक अधिनियम आएगा और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल जाएगा। फिर चार्टर एक्ट 1813 आया, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 आया अंततः। ये कितना आया है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आए हैं। फिर हमारे देश में आप लोग को पता होगा 1857 की क्रांति हुई। तो नाम मात्र का ही ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुआ है, ताकि भारतीयों को लगे कि नहीं, अब क्राउन हमारे साथ बुरा नहीं करेगा, कंपनी हमारे साथ बुरा करती थी। तो क्राउन के अंतर्गत बस नाम में परिवर्तन किया गया और वास्तविक रूप से लगभग चीज़ें वैसी ही रहीं। जैसे पहले गवर्नर जनरल कहा जा रहा था, तो अब गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। उस वायसराय का अर्थ ये था कि वह क्राउन का प्रतिनिधि था, और इसी समय एक नए पद सृजित किया गया जिसे भारत सचिव कहा जाता था। वो संसद का प्रतिनिधि था भारत के लिए। तो क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम आए? भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ पे देखिएगा शासन का नाम लिया गया है। अब ये भारत में शासन करने के लिए 2 अधिनियम लाए गए कि उसमें कुछ शासन व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। मूलतः भारतीय में, जैसे 1919 में राज्यों में कुछ, केंद्र में कुछ, वैसे 1935 में राज्यों में कुछ, केंद्र में कुछ। अंततः फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, और किस अधिनियम के तहत? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो अगर कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि हमारा देश किस अधिनियम के तहत स्वतंत्र हुआ, जब, तो स्वतंत्रता के समय सारे अधिनियम निष्क्रिय कर दिए गए थे, केवल लागू था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? अभी हमने ऊपर देखा था केंद्र में द्विसदनीय केंद्र को बनाया गया। अब केंद्र में द्वैध शासन, तो द्विसदनीय कब बनाया गया था? 1919 में। और द्वैध शासन व्यवस्था, ये द्वैध शासन व्यवस्था क्या होती है? अब द्वैध का अर्थ क्या हुआ कि कुछ क्षेत्र आरक्षित होंगे, कुछ विषय, और कुछ विषय हस्तांतरित होंगे। आरक्षित का मतलब गवर्नर जनरल और उसकी कुछ काउंसिल को अधिकार होंगे कुछ निर्णय लेने के, जिन पर सबका अधिकार नहीं होगा, और कुछ होंगे जिन पे सब मिलकर निर्णय ले सकते हैं। तो ये किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो कभी भी आए कि केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ, किस अधिनियम के तहत? तो 1935 में। और फ्रेंड्स, इसमें नहीं है, लेकिन एक प्रश्न आप याद रखिएगा कि अगर राज्यों के लिए पूछ लिया जाए तो राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू हुई या किस अधिनियम के तहत लागू हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। केंद्र से पहले राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू हो चुकी थी, जो कि बाद में समाप्त कर दी गई, लेकिन 1919 में हुआ था। आगे देखते हैं। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? संघीय शासन की व्यवस्था की गई है कि मतलब लगभग 2 स्तरों पे होके भारत में शासन व्यवस्था चलेगी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं।
अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? यहाँ पे किसकी बात की गई? अखिल भारतीय संघ। ये अखिल भारतीय संघ क्या है? और अखिल भारतीय संघ स्थापित करने की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई। अखिल भारतीय का अर्थ क्या हुआ कि जब भारत में ब्रिटिश लोगों का शासन था तो शासन व्यवस्था पूरे भारत में लगभग कुछ पे तो ब्रिटिश का सीधा नियंत्रण था, मतलब प्रत्यक्ष रूप से, कुछ पे अप्रत्यक्ष रूप से था, जिन्हें हम देसी रियासतें कहा करते थे। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि देसी रियासतों को और ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। वैसे ये कभी अस्तित्व में नहीं आया, तो लेकिन प्रावधान किस में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। यहाँ पे देखिए बॉक्स में है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। हमारे देश में देखते हैं ना, कुछ विषय पर केंद्र कानून बनाता है, कुछ पर राज्य बनाता है, कुछ पर दोनों मिलकर बनाते हैं। तो ये किस अधिनियम में किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। जो हम देखते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये इनसे संबंधित है। आगे देखते हैं, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित संविधान सभा की बात की गई है। क्या करने के लिए? संविधान का निर्माण करने के लिए। जो हमारा संविधान बनेगा वो एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा बनेगा। ये किस के द्वारा किया गया सबसे पहले प्रस्ताव? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन कब आया था फ्रेंड्स? वर्ष 1942 में। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन इसी से रिलेटेड है। संविधान सभा से जो गठन हुआ है वो किसके अंतर्गत किया गया है? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था, जो कि कैबिनेट मिशन कब आया था? वर्ष 1946 में। आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखेंगे किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। इसका अर्थ आप समझ पाए कि संविधान सभा, कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष हुआ था कि अप्रत्यक्ष? तो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अप्रत्यक्ष का अर्थ हुआ कि प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। तो 1 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव प्रांतों में हुआ करता था और इसके आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा, जिस संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था उनके सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? फ्रेंड्स इसको आप बताइए, अभी आपने पढ़ा है, किसके द्वारा? तो प्रांतों के प्रतिनिधियों के द्वारा। अभी हम आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है कि विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों के द्वारा, प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। विधानसभाओं मतलब जो हम प्रतिनिधि चुन के विधानसभाओं में भेजा करते थे। फ्रेंड जब संवैधानिक विकास हो रहा था तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो ये अंतरिम का अर्थ क्या हुआ? जो अस्थाई ना हो, इसको कभी भी समाप्त किया जा सके उसे अंतरिम कहा जाता है। अंतरिम का अर्थ क्या हुआ? जो कभी भी समाप्त किया जा सकता है, जो अस्थाई ना हो। और कब गठित किया गया था? वर्ष 1946 में। अब इसके सदस्य कौन थे और किन्होंने कौन सा विभाग धारित किया था, या किनके पास कौन सा विभाग था? अभी फ्रेंड्स देखिएगा, वर्ष 1946 की बात हो रही है तो अभी हमारे यहाँ ब्रिटिश लोग हैं, और जब ऐसा हुआ है तब तक देश आज़ाद नहीं है हमारा। तो इन सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग दिया गया था? तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू के पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। और सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय। फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण है
ये दोनों देखिएगा, जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था और सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। और जो सबसे महत्वपूर्ण था, जिससे पैसा, सारे काम ऊपर जितने हम देख रहे हैं, चाहे कोई भी काम बिना वित्त के तो होगा नहीं, और उस किसके पास था? लियाकत अली के पास। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि एक लीग के सदस्य थे। इनके पास वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय था, वित्त विभाग था। उस समय केंद्र में भी विभाग ही हुआ करते थे। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा एवं कला विभाग था। तो आप लोग बस ऐसे याद रखिएगा कि सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा एवं कला विभाग था। और यहाँ पे एक देखिए दिया गया है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। फ्रेंड्स 1919 के भारत शासन अधिनियम में भी एक प्रावधान कर दिया गया था कि जो एक नई व्यवस्था, यहाँ शासन की बात की गई है, और इससे पहले परिषद, भारत परिषद हुआ करता था। 1919 तक परिषद की बात की गई थी। फिर शासन की व्यवस्था, इस शासन को देखने के लिए कि जैसे शासन व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है, क्या वो सही से काम कर रहा है, उसके लिए अगले 10 वर्ष में एक कमीशन के गठन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 में ही किया गया था, जो कि कुछ वर्षों पहले ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? अब ये यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बैठक किसकी? संविधान सभा की। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। भारतीय संविधान का प्रारूप, जो फर्स्ट ड्राफ्ट था, प्रथम प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। फ्रेंड्स हम लोग कई बार सुनेंगे कि तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? BN राव। आगे देखते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? यहाँ अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फ्रेंड्स अभी हम आगे पढ़ेंगे अस्थायी और अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव। फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण, आज की हमारे जो संविधान में प्रस्तावना है, जिसे हम कभी कभी उद्देशिका भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रियम्बल कहा जाता है, वो प्रस्ताव वास्तव में कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो कभी पूछे किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। फ्रेंड्स आप देखेंगे कि 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण डेट हैं संविधान के लिए। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। देखिएगा आगे ही दिया गया है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकार हुआ था? तो कब स्वीकार हुआ था? इस स्वीकृति कब मिली संविधान सभा में? जैसे किसी बात के लिए जब चर्चा होती है, फिर उसमें मतदान होते हैं, फिर उसको स्वीकार किया जाता है। तो कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। तो यहाँ पे स्वीकृति की बात हो रही है। प्रस्तुत कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। स्वीकार कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में, जब भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था, उस पूरे समय में कुल कितने अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के? तो कितने हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? फ्रेंड्स ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको VVIP लगा दीजिएगा आप लोग। तो संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, लगभग 3 वर्ष लगा था, 12 दिन कम। तो एकदम एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा आप लोग की 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अभी हमने आगे नॉर्मल चर्चा भी की थी कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव।
ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। B.R. अम्बेडकर और B.N. राव में कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है, लेकिन संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वहाँ पे सर B.N. राव होंगे। आगे, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में, संविधान सभा ने जो वर्तमान रूप का राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। और यहाँ नोट में है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। फ्रेंड्स, जब 9 दिसंबर, हमने आगे पढ़ा था ना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो उसकी अस्थायी रूप से अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और 11 दिसंबर हम आगे पढ़ेंगे कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है संविधान सभा का। आगे देखते हैं, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है, और देखिए NCERT से उठाते हैं इसको। तो संविधान का स्वीकृति या भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 26 नवंबर। नवंबर याद रखिएगा, इसी को बदल देते हैं, कभी नवंबर कर देंगे, कभी जनवरी कर देंगे। तो 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू करने के बाद दो तिथियां याद रखिएगा, स्वीकृति कब हुई और लागू कब हुआ। तो भारतीय संविधान पूर्णतः, यहाँ पूर्णतः शब्द पे भी ध्यान दीजिएगा, तो भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। पूर्णतः का अर्थ यह हुआ कि जब संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को, तो इसके कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, जैसे नागरिकता और कुछ अधिकार लागू कर दिए गए थे। इसीलिए यहाँ पे पूर्णतः की बात की गई है कि मतलब इसके अंश, कुछ ही अंश लागू किया गया था। आगे देखते हैं फ्रेंड, संविधान सभा के बारे में बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं संविधान सभा के बारे में, आप लोग को जान लेना चाहिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, हमने पहले भी पढ़ा और अभी देख रहे हैं, रिवाइज हो रहा है आप लोग का, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, तथा 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, कौन सा डेट? 9 दिसंबर। फिर अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब चुने गए? 11 दिसंबर। संविधान का निर्माण या संविधान निर्माण का प्रारंभ, अभी तो अध्यक्ष का ही चुनाव हो रहा है, निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। तो कई बार पूछा ही गया और हमने आगे चर्चा भी की है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। और स्वीकार कब किया गया इस उद्देश्य प्रस्ताव को? तो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत किया गया, जिसे हम ऊपर पढ़े हैं कि स्वीकृत किया गया, और जबकि लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूर्णतः इसीलिए बार बार लिखा है क्योंकि इसके कुछ अंश जैसे नागरिकता हो गया, कुछ मूल अधिकार हो गए, इनको पहले ही लागू कर दिए गए थे। जैसे भाग 1 में राज्यों के बारे में जो भी बात की गई है उसको भी लागू कर दिया गया था कुछ अंश, इसीलिए पूर्णतः बात की गई है। आगे देखते हैं, छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? फ्रेंड्स, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन देता है कि अधिनियमित का अर्थ क्या हुआ। जैसे दे देगा कि जनता के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट के द्वारा, या फिर वायसराय के द्वारा। तो हम देखेंगे संविधान सभा के द्वारा।
वैसे अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही स्वीकार किया गया है, क्योंकि संविधान सभा कहीं ना कहीं जनता का ही प्रतिनिधि है। तो कब और किसके द्वारा? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया, मतलब इस पर हस्ताक्षर किए गए। आगे, जनगण मन को, जो आज हम राष्ट्रगान गाते हैं, वो जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? ये राष्ट्रगान कब बना देश का? 24 जनवरी 1950 को। तो पूछा जाए कि राष्ट्रगान कब जनगण मन को अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। आगे, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को, फ्रेंड्स यहाँ पे जनगण मन ऊपर था, अब यहाँ पे अशोक स्तंभ की बात की गई है। उसमें जो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ हम देखते हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक स्तंभ को लिया गया है। तो कब ये स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन। आगे, संविधान सभा की सलाहकार समिति, जो संविधान सभा थी उसकी पूरी जो समितियां थीं, उसकी जो सलाहकार समिति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। फ्रेंड्स, ये भी महत्वपूर्ण है, आप लोग देखिएगा इसको। यहाँ पे देखा गया प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, अभी थोड़ा सा और है, आप लोग पढ़िए अभी। प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष कौन थे? हमने ऊपर देखा था किसको कौन सा विभाग मिला था। अब कुछ समितियां बनाई गई थी और किनके द्वारा उनकी अध्यक्षता की गई? तो जो संघ समिति और संघीय संविधान समिति, दोनों की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। संघ समिति, संघ से संबंधित जितने भी चर्चाएं होनी थी, उस समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। संघीय, जो हमारे देश में संघीय व्यवस्था है, केंद्रों का राज्य के लिए या केंद्र राज्य, ये संघीय व्यवस्था, उसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, जो हमारे में प्रांतों के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं, उस समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और प्रारूप समिति की अध्यक्षता तो आप सबको पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की है। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श समिति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। आगे, प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसकी अध्यक्षता की थी। राज्यों के लिए समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। संचालन समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स, किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। संचालन समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। आगे देखते हैं, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित, जब संविधान सभा के कार्य होते थे तो उससे संबंधित समिति की अध्यक्षता किसने की? यहाँ पे जब संविधान का निर्माण की बात आती थी तो उसकी अध्यक्ष, संविधान के निर्माण के समय उस समिति की अध्यक्षता या उस सभा की अध्यक्षता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन जब पूरा देश चलाने की भी बात आती थी तो उनकी जो समितियां बनती थी उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? तो जीवी मावलंकर किया करते थे। तो यहाँ ये थोड़ा सा बारीक रूप से है फ्रेंड्स, ये बहुत ध्यान से आप लोग इसको पढ़िएगा कि संविधान सभा के, क्योंकि संविधान सभा ही इन 3 वर्षों में, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो देश को भी तो यही चला रही थी, तो संविधान का निर्माण भी कर रही थी। तो जब निर्माण करती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे, और जब देश को चलाने की बारी आती थी, यह शासन व्यवस्था कैसे चले, तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर किया करते थे। यहाँ नोट में दिया गया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के में 6 अन्य सदस्य थे। मतलब कुल कितने सदस्य थे? 7। प्रारूप समिति में कभी पूछा जाए कुल कितने सदस्य थे तो कितने थे? 7। 6 अन्य और अध्यक्ष को लेके 7। और 6 अन्य कौन कौन से थे?
कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो आप लोग इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। एन गोपालास्वामी आयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधवन या एन माधव राव आ गए। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान के स्थान पर बाद में टीटी कृष्णाचार्य आ गए थे। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? यही हुआ कि प्रारूप समिति कब गठित की गई थी, तो 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। बी आर अम्बेडकर, आगे देखते हैं, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? फ्रेंड्स ये कई बार पूछा गया है, क्योंकि पहले इनका चुनाव बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था, किंतु जब देश आज़ाद हुआ, विभाजन हुआ, तो बंगाल प्रेसिडेंसी जिस क्षेत्र से इनका चुनाव हुआ था वो तो पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो इनका चुनाव जब संविधान सभा के लिए हुआ तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ। इससे पहले कहाँ के थे? ये बंगाल प्रेसिडेंसी थे। तो एक यहाँ नोट दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान मूलतः 2 भाषाओं में, हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था। कभी भी पूछे क्या सिर्फ इंग्लिश में लिखा गया था या फिर हिंदी में, तो नहीं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया था। और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब हिंदी में भी किए थे, हिंदी वाले पर, और इंग्लिश पर इंग्लिश में किए थे। तो फ्रेंड्स ये रहा भारत का संवैधानिक विकास का चैप्टर, और आप लोग इसको कई बार सुनेंगे ध्यान से तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। रिवीजन बहुत